स्वागत है हमारे चैनल कुमार देव एजुकेशनल पर। आज की कहानी है अत दरिद्र पुरुष आख्यान। मृणाल पांडे। कोसल और मगध अगल बगल के संपन्न राज्य थे जिनके बीच विकट सप प्रधार और हिरस थी। मगध ईर्ष्यावश कोसल का किया अनकिया करने की ताक में रहता था और उसी तरह कोसलिए भी मगध की नाव में छेद करने को सदा तत्पर रहते। वे दिन बुए कहते हैं बहुत अच्छे थे। संसद संसद जैसी और राज राजा जैसे हुआ करते थे। दूसरे के फटे में टांग देने की बजाय सब अपने काम से काम रखते थे। पिता से मिले सिंहासन पर बैठकर राजा दिन रात राज करते और उनकी प्रजा अपना अपना पैतृक धंधा संभालती थी। किसान खेती करते, बुनकर करते बुनकरी, हाथ का काम करने को बढ़ी लोहार सुतार कुम्हार आदि थे। वणिक वाणिज्य करते थे और मल्लाह नाव चलाते हुए मालदार लोगों को नदियां पार कराते रहते। वनों में बहेलिए घूमते हुए पशु पक्षी पकते बेचते। हर किसी के बच्चे बचपना करते थे, उन पर निगरानी रखते हुए अपना बुढ़ापा काटते थे। जहाँ तक माताओं बहन बेटियों का सवाल है, सत्पुरुषों के घर में यह नित्यवासिनी थी। कुल औरतें दो प्रकार की होती थी, भली और बुरी। भली औरतें ही माता, ब्याहता अथवा भगिनी या पुत्री होती। अंतिम दो कोटियां अस्थायी सदस्याएं मान्य होने के कारण सुयोग्य मालिक मिलते ही यथासमय अपने श्वशुकुल को रोती धोती भेज दी जाती। युवावस्था में सभी भली महिलाएं घर में बच्चे जनती, उनको पालती, घरवाले के पैतृक काम में उसका यथासंभव हाथ बटाती और उसके बाद भी जो काफी काम बच रहता उसको अकेली अपने हाथों से करती। उनको मरने की भी फुर्सत न थी। फिर भी हर वर्ष वे बड़ी संख्या में मर जाया करती थी। सुहागिनें मरती तो इससे मंदिर में दीप जलाकर वर दे वीणावादिनी वर दे जैसी द्व्यर्थी प्रार्थनाएं गाने वाली कतिपय कुमारियों के भाग खुल जाते। विधाता की लीला। इन निरंतर जीने, ब्याही जाने, बच्चे जनने तथा काम करते करते मरने वालियों के विपरीत अनेक बुरी औरतें भी होती थीं। वे प्रायः दीर्घजीवी होती थीं और नाना आभूषणों से दमकती विहसती कोसल से माँ गद तथा मगध से कोसल तक नगरी तथा राजसभा में अनिर्बाध आती जाती रहती थीं। उनके पुरुष प्रायः पति नहीं अंगरक्षक मात्र होते और वे इन औरतों के अपत्यों के पिता भी नहीं माने जाते थे। जब रात गए वे घर जाते तो भली पत्नियों वाले सत्पुरुष गाहक जो पत्नियों की रोगी दशा अथवा अकाल मृत्यु से बुरी औरतों के पास आने को बाध्य थे, उनकी कमाई पर पलते पुरुषों को जायाजीव्य या रूपजीवी कहकर उनका तिरस्कार करते। ऐसे पुरुष सबकी दृष्टि में संदिग्ध थे और हिंसक घटनाओं के बाद दंडाधिकारी सबसे पहले उनकी ही पकड़ धक्का करते थे। स्वैराचारिणी महिलाओं द्वारा अपने इन पालतू पुरुषों को बचाने का प्रयास नहीं किया जाता था। पका गए सो पका गए। सारी कमाई तो वे ही घर लाती थी, यह पुरुष कौन उनके घर के कोठे भरखार भरते थे। बच्चे भी कुछ दिन रो धोकर चुप हो जाते। बुरीवाली का भरतार मरे कौन गली में, एक बहु प्रचलित उक्ति थी। इन स्त्रियों की कला के सादर औपचारिक उल्लेख का प्रश्न ही नहीं उठता था। राज समाज में उन दिनों हर किसी द्वारा अपनी नियत जगह सादर स्वीकार कर लेने के कारण देश सोने की चिड़िया बन गया था। उपरोक्त जनों के अतिरिक्त कुछ ऐसे छोटे मोट शिष्ट समाज से बाह्य वर्ग भी थे जिनमें गृहत्यागी जोगी जति तथा कलाकार आते थे। जोगी जति घुमंतु थे, जब लहर उठी जंगल चले जाते। कलाकार नगरवासी थे और नाच गा या लिखकर नगरवासियों का मनोरंजन कर कुछ कमा लेते थे। जब जब अलबेला कुछ रचने की बात उठती तो राजभवन में उनको बुलवाया जाता था, जो उनके लिए हर्ष तथा शेष कलाकारों के लिए कोप का विषय बनता। राजकाज की सुने। सुमुहूर्त में प्रातः गा गाकर स्वस्ति वाचन करत बटुक दल महाराज को जागृत करते थे। स्नानादि के उपरांत रेशमी वस्त्रों तथा सुवर्णाभरणों से मंडित किए जाकर वे प्रतिदिन सभा में आते, जहां अहो सिंह आया जैसी हर्षध्वनि से उनका स्वागत होता। सिंहासन पर बैठकर राजा लंबे लंबे वाक्यों वाले व्याख्यान देते। उनके हर कथन पर सुंदर वस्त्रों से आविष्टित सांसद भद भद चौकी पीटकर या हो अहो कह हर्ष व्यक्त करते। इसके तथा प्रतिपक्षी राज्य की निंदा के अतिरिक्त किसी के पास कोई विशेष काम नहीं था। एक बार देश देशांतर में जाने कैसे बात फैल गई कि कोसल में सब तरह का माल बिक जाता है। कुछ भी बेचने ले जाओ, भर हाथ मुद्राएं देकर कोसलवासी खरीद लेते हैं। मगध के लोगों को बात बड़ी चुभी। सभा में जब मगधनरेश को यह बताया गया तो उन्होंने अपने सभासदों से कहा, चिंता न करो, मैं अभी के अभी एक कुछ ऐसा अलबेला बनवा देता हूँ जिसका खरीदार कोई न निकले। फिर उस माल को कोसल भेज कर देखते हैं कि क्या होता है। सांसदों ने स्वामिभक्त सांसदों की भांति करतल ध्वनि से नरेश के प्रस्ताव का स्वागत किया। चलो इसी बहाने कलाकार राजभवन में आएंगे, कुछ दिन खूब नई नई तरह का कौतुक होगा, यह सोच सोच कर वे सब प्रसन्न हुए।
राजा ने कलाकारों से सघन विमर्श किया और उन्होंने राजा की इच्छानुसार लोहे का अपशकुनिया दरिद्र पुरुष का पुतला तैयार कर दिया। उसके एक हाथ में था झाड़ू और दूसरे में सूर्य। यह चकित का रहने वाली प्रतिमा एक बोरे में लपेटकर कोसल की हाट में बेचने के लिए मगध राज्य के एक व्यापारी स्थूलभद्र को दे दी गई, जिसका कारोबार दोनों राज्यों में चलता था। कोसल जाकर अन्य सब वस्तुएं बेचने के बाद ही इस लौह पुरुष को गाड़ी से बाहर लाना और इसका मूल्य 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं बताना। यदि ग्राहक न मिले तो सीधे राजभवन जाकर बाहर खड़े हो उच्च स्वर में कोसल नगरी को बार बार दोष देना और लौट आना। स्थूलभद्र से महाराज ने कहा। मृगनरेश के कहे के अनुसार स्थूलभद्र वणिक ने कोसल जाकर अपना नियमित बेचने वाला सामान तुरंत फुरत बेच डाला। जब कुछ और न बचा तो व्यवहारियों ने उसके शकट की ओर उंगली दिखाकर पूछा, अहो यह तेरी गाड़ी में क्या पड़ा है? यह भी तनिक दिखा तो सही। स्थूलभद्र ने बोरा खोला और अपशकुनिया नग्न पुतला निकाल कर कहा, यह दरिद्र पुरुष की लौह प्रतिमा है, खरीदोगे? नाम बताते ही आंखें फिराते हुए ग्राहक खिसकने लगे। वणिक बोला, मैंने तो सुना था कि कोसल में सब बिक जाता है। इस नगरी का कोई भी नागरिक 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देकर इसे मोला सकता है। अरे मगध के कलाकारों का गधा हुआ बया टिकाऊ माल है, ले भी लो, वापस जा कर कहूंगा कि नहीं बिका तो मेरे बंधुगण तुम कोसल वालों की कृपणता का उपहास करेंगे। इसके बाद भी कोसलवासी दरिद्र पुरुष की विरूप नग्न मूर्ति से आंखें फिराए कर दूर खिसकते रहे। तब स्थूलभद्र वणिक राजद्वार पर गया और वहां चौराहे पर खड़ा हो सबको सुनाते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, हम मगध से एक दुर्लभ दरिद्र पुरुष का पुतला बनवा कर लाए थे, जिसे कोसल का कोई नागरिक नहीं खरीद रहा। अब तो कोसलाधिराज महाराज ही इसे ले तो ले, अन्यथा अब मैं इस कोसल पर कृपण काया नगरी का लांछन लगाकर वापस मगध जाता हूँ। कोसल की प्रतिष्ठा बनाए रखने को उद्यत कोसराज ने उसे भीतर बुलवा लिया। दरिद्र पुरुष का वह नग्न पुतला लेकर स्थूलभद्र वणिक सभा में घुसा तो सभ्य सभासदों ने आंखें मींच लीं। पर मगध के उपहास से बचने को कोसल नरेश ने 1 लाख सुवर्ण मुद्राएं देकर दरिद्र पुरुष का वह विरूप पुतला खरीदकर उसे राजभंडार में रखवा दिया। जैसा कि हम पहले कह आए, राजा तब निर्बाध राज करते थे। रीत्यानुसार करतल ध्वनि करने के बाद सभा विसर्जित हुई और सांसद घर चले गए। रात्रि का पहला प्रहर था जब एक तेजस्वी बलशाली पुरुष अचानक कोसल नरेश के शयनागार में आया और बोला, मैं जाता हूँ। तुम कौन? मैं गजधिष्ठाता। क्यों जाते हो? जिस राजभंडार में साक्षात दरिद्र पुरुष खड़ा हो वहां राजकीय गजधन, गोधन, वारिधन कैसे रहें? ठीक है, जाओ, कोसलाधीश ने कहा। उसके जाने के रात के दूसरे प्रहर में शयन कक्ष में लाल वस्त्र धारिणी एक दिव्य महिला आई। महाराज, मैं भी सदल बल चली। तुम कौन भद्रे? आंख मलते महाराज ने पूछा। मैं हूँ राजश्री। क्यों जाती हो? सोना देकर दारिद्र्य खरीदने वाले राजा के पास श्री कैसे रहे? ठीक है, शीघ्र जाओ, सक्रोध राजा बोला। चतुर्थ प्रहर में विशाल वक्षस्थल वाला एक अन्य पुरुष आया, बोला, महाराज आज्ञा दे। मैं भी चला। तुम कौन भ्राता? महाराज ने पूछा। मैं साहस पुरुष। अब की बारी कोसलाधीश शया त्याग उठ खड़े हुए। मित्र साहस, तुम तो मुझे मत छोड़ो। तब आपने दारिद्र्य क्यों खरीदा? जहाँ दरिद्रता है वहाँ साहस कैसे रहेगा? तुम मेरे पास था तभी तो इसे खरीदा। जिन मग्वालों के पास साहस नहीं था उन्होंने इसे स्वयं नहीं खरीदा, मुझे लांछित कराने यहाँ भेजा। यह कहकर महाराज ने छुरा निकाला और कहा, तुम मुझे बस 2 माह का समय दो, मैं इस दरिद्र पुरुष का लाभ उठाऊंगा, फिर इसे हटा दूंगा। अभी राजभवन से तुम तभी जा सकोगे जब यह कोसल नरेश मर जाएगा। साहस पुरुष बोला, ऐसा न करो, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। तुम्हारे साथ वहां 2 माह और रहूंगा और वचन देता हूँ कि मेरे सभी अन्य साथी भी लौटेंगे। प्रातःकाल कोसल नरेश ने दरिद्र नारायण का पुतला राजसभा में मंगवाकर रात का आंशिक वृतांत कहकर सभा को अपने साहस तथा पराक्रम के प्रति आश्वस्त बनाया। अहो वनराज सिंह सम तेजस्वी हमारे परम साहसी महाराज, कहते हुए सारी सभा ने चौकियां थपथपाकर हर्ष ध्वनि की। तदुपरांत कोसल नरेश की 1 सहस्त्र विशेष गायिकाओं की टोली मगध जाकर घर घर में गीतों से प्रचारित करने लगी कि किस प्रकार कोसल नरेश के राजकीय कोष में दुर्लभ रूप में साक्षात दरिद्र पुरुष विराजे हैं। कौन कहता है कि दरिद्रता का धन कुबेरों से विरोध है? होता तो क्या कोसल इतना संपन्न बना रहता? धीमे धीमे पहले काम से मरती महिलाएं और फिर मगध के गरीब पुरवासी भी फुसफुसा कर सराहना भाव से कहने लगे कि अहो कोसल मगध से श्रेष्ठ है, जहां झाड़ू तथा सूर्य लिए साक्षात दरिद्र पुरुष राजकोष में प्रतिष्ठित हैं। क्यों न हम भी वहीं जा बसे। माह भर बाद कोसल ने मगध पर चढ़ाई कर दी।
मगध पर अपना ध्वज फहराकर कोसल नरेश के उस विशाल क्षेत्र का एक छत्र सम्राट बनने पर पूर्ववासियों ने कहा, मगध तो ज बसे दरिद्र पुरुष के पुतले ने यहाँ से कूच किया, श्रीहीन हो चला था। अच्छा है, अब हम सब कोसल की समृद्धि का भोग करेंगे, पराधीन हुए तो क्या। मगध पर पाए अभूतपूर्व विजय पर कोसल में घर घर दीप जले। कोसलाधीश ने धूमधाम से राजसूय यज्ञ किया। मगध त्याग कर कोसल आ गई नर्तकियों गायिकाओं ने नाच गाकर कोसलाधिपति तथा नागरिकों का चित्त प्रसन्न किया। जब स्थिति तनिक शांत हुई तो समाचार मिला कि कोसल की समृद्धि का सुन कर गंगा के पश्चिम से कुरु पांचाल के राजा अभिमन्यु की एक विशाल अक्षौहिणी कोसलाधीश के साम्राज्य पर चढ़ाई के लिए तैयार हो रही है। इस दरिद्र पुरुष ने अपनी निर्माता नगरी को तो फतेहाल बना ही दिया। अब मेरे लिए दरिद्रता को सादर रखने का प्रयोजन पूरा हुआ। यह कहते हुए कोसल नरेश ने वह करामाती पुतला भंडार से निकलवा कर कुरु पांचाल के बाजार में बिकवाली को उसी स्थूलभद्र वणिक के हाथों भिजवाते हुए कहा कि यदि खरीदने वाला न मिले तो सीधे कुरु राजसभा में जाकर राजा अभिमन्यु से कहना, इसी अपशकुनिया दरिद्र पुरुष की प्रतिमा के कारण मगधनरेश ने अपने राज्य से हाथ धोया है। अब इसे यदि राजा अभिमन्यु न खरीदेगा तो अर्थ होगा कि कुरु पांचाल वालों में तो कोसल द्वारा पराजित मगध से भी कम साहस है। कोसल नरेश की आशानुरूप कुरु पांचाल की सेनाओं ने गंगा पार नहीं की। इस प्रकार दरिद्र पुरुष के निर्माण तथा दरिद्रता के कूटनीतिक महत्व विषयक यह आख्यान समाप्त हुआ। Thanks for watching. Like, share and subscribe.